इस इक्वेशंस को देखते हैं नेक्स्ट वन कि उसके बाद ऑगर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक्सपीएस जो है, एक्सपीएस जो है वो तो हम लोगों ने अभी ये देख चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने कहा था कि ऑगर प्रोसेस में जो है वो 3 डिफरेंट ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशंस 4 जो है ये हमें उसके मतलब बताती भी है। अब ये जो वैल्यूज़ थी इसके अंदर जो है 3 ट्रांजिशन क्या है कि एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एम्प्टी जो है वो पहले निकलता है, फिर वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, और तीसरे नंबर पे ये इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होता है। तो के एल एल ट्रांजिशन है यहाँ पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, अब यहाँ पे जो के काइनेटिक एनर्जी जो ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की है, एक तो उसकी जाहिर सी बात है कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है एक स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी है, और बाकी जो एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो इलेक्ट्रॉन को L1 से निकालने के लिए या L3 से निकालने के लिए यहाँ पे कंज्यूम होगी। तो इस तरह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी से या बाइंडिंग एनर्जी से ये वैल्यू जो है वो माइनस कर दी जाती है, तो जो बाकी एनर्जी रह जाती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो कि ऑगर इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। अब यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑगर इलेक्ट्रॉन्स है। जब हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये हमारे पास एक सोर्स है मैग्नीशियम सोर्स, और दूसरे नंबर पे जो है मोनोक्रोमेटेड एल्यूमिनियम जो है वो सोर्स है, यानी कि मोनोक्रोमेटेड एल्यूमिनियम सोर्स है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की जो है बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू जो है वो 902 है मैग्नीशियम के केस में, और सिल्वर के केस में सॉरी सिल्वर का तो ये स्पेक्ट्रा है, सर्वे इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है यानी कि मोनोक्रोमेटेड यहाँ पे 1135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर आप लोग ये देखें इन दोनों की जो एक्चुअल मेन पीक की जो वैल्यूज है बाइंडिंग एनर्जी वो सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। लेकिन अगर आप नोट करेंगे इन दोनों स्पेक्ट्रा में, यानी कि फिग ए में भी और फिग ये जो बी है जिसमें मोनोक्रोमेटेड एल्यूमिनियम सोर्स यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा पीक्स हैं छोटी छोटी जिन्हें हम सैटेलाइट पीक्स कहते हैं। तो अब जब आप मोनोक्रोमेटेड सोर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सैटेलाइट पीक्स मौजूद नहीं होती। तो मोनोक्रोमेटेड मैग्नीशियम और ये दोनों सोर्सेज यूज़ किया बट ऑगर शिफ्ट, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बाकी तो सेम रहती है अपनी जगह पे, लेकिन सिर्फ ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो चेंज होती है। इसके अलावा सैटेलाइट पीक जो है रिमूव्ड हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके पास किसी सैंपल का सर्वे लाइक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है तो मेन पीक अपनी एक्चुअल पोजीशन पे रहती है, उसके बाद जो है ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो पोजीशन जो है वो ऑक्सीजन वाले की रिप्रेजेंट की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि बाइंडिंग एनर्जी सोर्स से जो मेन एलिमेंट्स की जो है वो एक्सपीएस में जो है वो यूज़ होता है। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जब आप सोर्स चेंज करते हैं तो ऑगर इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होने से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सोर्स को। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑगर इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्बिटल फ्रॉम इट जनरेटेड, यानी कि ये डिपेंड करेगा, यानी कि वो 3D से प्रोड्यूस हो रहा है, 3F से प्रोड्यूस हो रहा है, 3P से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है नंबर एक ऑगर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे नंबर पे सिंस द बाइंडिंग एनर्जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सरे सोर्स, क्योंकि ये तो मटेरियल की होती है बाइंडिंग एनर्जी, एक्सरे सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। इट फॉलोज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑगर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सरे एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्सरे एक्साइटेशन एनर्जी पे ये डिपेंड नहीं करता। थस when the different X-ray sources are used for the excitation, the calculated binding energy of the auger electron will be changed। तो ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो वेरी करती है। उसके बाद द फैक्ट दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट विद द एक्सरे सोर्स,
वाइल द बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑगर इलेक्ट्रॉन्स चेंज इज अ यूजफुल व्हेन द स्पेक्ट्रल ओवरलैप बिटवीन द ऑगर लाइंस एंड फोटो इलेक्ट्रॉन ऑकर। फ्रॉम टाइम ऐसा होता है कि जब स्पेक्ट्रा बनता है तो वहाँ पे लाइक के ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की भी वैल्यू यहाँ पे ही फॉल कर रही है और यहाँ पे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू भी फॉल कर रही है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या करते हैं, टू सोर्सेज से, यानी कि जैसे एल्यूमिनियम से और मैग्नीशियम, दोनों सोर्स यूज़ करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आया कि यहाँ पे जो पीक है वो उसकी वजह से ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो वो कहाँ पे है, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है तो वो कहाँ पे है। ये ओवरलैप अगर हो तो उस सिचुएशन में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उसके बाद केमिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो है अभी ये हम लोग केमिकल इन्वायरमेंट को डिस्कस करने से पहले ये देखें कि पहले स्पेक्ट्रा के मतलब कि स्पेक्ट्रा एक्चुअली होता किस तरह से है। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक्स एक्सिस पे, इस पे सॉरी वाई एक्सिस पे जो लेते हैं वैल्यू, उसे हम लोग टिपिकली काउंट पर सेकंड कहते हैं। सीपीएस अगर आपको नज़र आता है यहाँ पे इंटेंसिटी को काउंट पर सेकंड में लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आप क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इसकी वैल्यू किस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। इसके अलावा ये कन्वेंशन है कि राइट से लेफ्ट को जो है बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। ये एक्चुअली आप लोगों ने ये पढ़ा था कि पहले काइनेटिक एनर्जी जो है, जो जो इक्वेशंस आप यूज़ करते हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, उसमें था काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद माइनस जो वैल्यूज़ वर्क फंक्शंस वगैरह जैसे करते हैं या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर साई फंक्शंस करते हैं, तो उसके नतीजे में एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी से ही सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जो है वो बाइंडिंग एनर्जी निकाली जाती है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा यहाँ पे कम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे सर्वे स्पेक्ट्रा टिपिकली यूज टू द बेसिकल एलिमेंट इंफॉर्मेशन एंड, अब क्या करते हैं कि ये सर्वे स्पेक्ट्रा ही लेते हैं एक मरतबा बड़ी तेज़ी के साथ, सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो यहाँ पे डिटरमिन द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी कि केमिकल इन्वायरमेंट उसका कैसा है ये आप लोग उसमें से स्टडी करते हैं उसकी। लाइक इन्वायरमेंट ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, लाइक नियरेस्ट नेबर्स and the oxidation state of the element affect the binding energy of the photoelectron peak and the Auger value peaks, यानी कि environment उसका कैसा है तो वो environment उन peaks की वैल्यू को जो है वो चेंज करता है। ये हम आगे जाके जो है इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नियरेस्ट एटम, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और दूसरे नंबर पे जो है द रिलेटिव एरिया अंडर ईच पीक इज द रिप्रेजेंटेशन द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें एक तो पीक ए नज़र आती है, पीक बी नज़र आती है और सी नज़र आती है। ये स्पेक्ट्रा लिया गया है, एक सैंपल है पीईटी की सरफेस से ये सैंपल का एनालिसिस किया गया है। तो एक्चुअली ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन जो है इनका इन्वायरमेंट एक जैसा है और ये डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है। जब नहीं है और यहाँ पे नंबर ऑफ द कार्बन भी ज़्यादा है, इस वजह से ये जो पीक आएगी इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर होगी, यानी कि लो होगी। तो इस वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी और नंबर ऑफ द जो है वो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसकी पीक एरिया ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे ये बी इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे बी जो है कार्बन जो है, एक तो ये ऑक्सीजन के साथ है और दूसरी तरफ ये अटैच है कार्बन के साथ। ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आएगी तो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा
तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इस तरह से पीक शिफ्ट होगी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी बी की जो है हायर वैल्यू पे आएगी। उसके बाद सी जो है कार्बन जो है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन ना सिर्फ एक ऑक्सीजन की बजाय 2 ऑक्सीजन से अटैच है। जब कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ द नेबर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए उतनी ही ज़्यादा पीक शिफ्टिंग होगी। तो इस वजह से इसकी वैल्यू फर्दर जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट कर गई है, यानी कि सम 289 पे चली गई है। तो इस तरह से ये जो है आपको ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। उस इन्वायरमेंट की वजह से ये वैल्यू जो है उसकी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की शिफ्टिंग होती रहती है। अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे तमाम जो है वैल्यूज़ देख सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल या डबल बॉन्ड है तो ये 285 पे है। अब कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस वजह से बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन की है तो इसके अंदर डबल बॉन्डिंग है, यानी कि एस करैक्टर भी बढ़ जाता है, तो फर्दर ये वैल्यू मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच है तो ये 289 पे चली जाएगी। अब देखें CF2 है तो ये वैल्यू 292 पे है, और CF3 है तो ये एक मखसूस रेंज है, यानी कि 293 टू 294 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती चली जा रही है। For the most of the transition metals, the binding energy is primarily affected by the oxidation state of the metal, यानी कि जितनी ज़्यादा oxidation state होगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो टाइटेनियम की पहले जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, फिर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। जब पहले इसने जब 0 इलेक्ट्रॉन था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही टाइटेनियम ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो अब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो क्या होता है, मुश्किल होता है। तो द लॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी exhibit a positive charge and it will be more difficult to remove an electron from that atom। जो इस पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है उससे मजीद इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे 453 है और 2 जब हुई तो ये 455.2 है और उसके बाद 458.7 है। तो जब इसकी जो वैल्यूज़ जो है या ऑक्सीडेशन कह लें आप, वो 4 है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप थोड़ी केयर जो है या काशन बॉक्स के मुताबिक while the oxidation state of material is general guide for determining the binding energy, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में एक फैक्टर तो ये है, लेकिन it is not always the only factor that determine the peak position and peak shape। ये ठीक है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो एक जनरल फैक्टर्स कंसीडर किया जाता है। टाइटेनियम इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पीक शेप। बाज़ का ये होता है कि टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन इसकी जो है वो पीक शेप डिफरेंट होगी। It would be more appreciated to identify the measured peak energy determined by the XPS as measured BE to differentiate them from the actual binding energies determined by the atomic levels। तो यहाँ पे ये बेटर होता है कि आप जो है आइडेंटिफाई मेजर्ड जो एनर्जी वैल्यूज है उसको, और फिर इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी जो होती है एटॉमिक लेवल्स पे। द measured binding energy involved transfer of an electron from an atom to in the initial state leaving the atom in the excited state। तो measured binding energy क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद उसको एटम को जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है वो लीव करता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में होता है एटम। although there is only one initial state देर मे बी द एक्सेसिबल फाइनल स्टेट्स, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन की पहले इनिशियल स्टेट तो एक ही होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो उसके बाद उसकी बहुत सारी फाइनल स्टेट की पॉसिबिलिटी होती है कि वो किस एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, विच कैन इन्फ्लुएंस द पीक्स एंड मेजर्ड
द एनर्जी, जैसे उसमें ऑगर इलेक्ट्रॉन्स या एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन डिफरेंट प्रोसेस की वजह से भी उसकी वैल्यू या पीक्स की शेप चेंज हो सकती है। When there is only one final state, the initial state of determine the binding energy. The rule is discussed in the section about the neighboring atom electronegativity oxidation state applied. तो यहाँ पे जो है वो एक ही अगर स्टेट होगी फाइनल तो वो आसानी के साथ डिटरमिन की जा सकती है। लाइक अभी हमने एक ग्राफ देखा है तो उसके अंदर बड़ी तीन जो है वो वाज़ेह पीक्स जो है वो ए और बी और उसके बाद सी थी। तो अब इसके अंदर कोई स्प्लिटिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती, कोई और स्टेट यूज़ नहीं होती, तो इसको इजीली डिटरमिन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है बट इन सम केसेस, यानी कि जहाँ पे अगर एक ही स्टेट नहीं बनती बल्कि उसके अंदर मल्टी स्टेट बन जाती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके अंदर जो है लाइक कैन काज द मल्टीपल स्प्लिटिंग हो सकती है, शेप अप एंड शेक ऑफ प्रोसेस। इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये देखें कि जैसे यहाँ पे जो पीक जो है उसकी थोड़ी सी स्प्लिटिंग हो जाती है शेक अप प्रोसेस के लिए, उसके बाद प्लास्मोन लाइंस बनती है, यानी कि इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ लाइंस आ जाती हैं। और यहाँ पे कुछ पीक्स जो है वो तो पीक्स तो अपनी जगह पे, लेकिन ये वैल्यू कुछ हायर आ गई है जहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शेक का पीक्स है, मल्टीपल स्प्लिटिंग हो रही है ये पीक्स की। तो ये जो है इतने सिंपल नहीं होती। अगर एक ही स्टेट है फाइनल भी, यानी कि एक ही पीक बन रही है, तो उसका इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यही एक पीक है और कोई पीक ही नहीं आती तो दैट्स फाइन, दैट्स इजी। लेकिन जब मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होगी, पॉसिबिलिटीज़ होगी, तो वहाँ पे इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा टफ होगा। तो द प्रोसेस कैन काज द ब्रॉडेंड पीक्स और मल्टीपल पीक्स। तो ये जो शेक ऑफ स्प्लिटिंग और शेक ऑफ प्रोसेस जो है, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके नतीजे में क्या होता है कि पीक में ब्रॉडनेस भी आती है और पीक जो है वो स्प्लिट भी हो जाती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये पीक जो है उसकी स्प्लिटिंग हुई हुई है, यहाँ पे जो है वो पीक्स में ब्रॉडनेस आ गई है, चौड़ाई बढ़ गई है उसकी। तो इट मीन्स कि जो है इंटरप्रिटेशन इज मोर डिफिकल्ट हो जाती है। द मेजर्ड पीक एनर्जी नॉट ऑलवेज सिंपली रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटॉमिक स्टेट इन द सॉलिड। ये सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी जो है सिर्फ उसकी जो है सिर्फ एटॉमिक स्टेट के लिहाज से ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। It is important to check the result in the literature before assigning unexpected peak as a new or different chemical state. अगर आपके पास कोई unexpected peak आ जाती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसे लिटरेचर से कंफर्म करते हैं और फिर उसी वैल्यू को असाइन करते हैं। उसके बाद सरफेस सेंसिटिविटी, the X-rays that radiate the sample can penetrate quite deeply into the sample. Electron generated this deep in the sample will encounter many inelastic collisions and eventually will lose the energy. अच्छा, तो चले मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फोटोन एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन, ये सरफेस से स्ट्राइक करते हैं। अगर स्ट्राइक करने के बाद कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से स्ट्राइक करने के फ़ौरन ही बाद वो एजिक्ट हो जाते हैं सरफेस से। कुछ ऐसे होते हैं कि एक या दो इनइलास्टिक कोलिजन्स करने के बाद वो एजिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बी है। और कुछ ऐसे होते हैं कि डेप्थ में जाते हैं, उधर इनइलास्टिक कोलिजन्स होता है लेकिन वो सरफेस पे ही नहीं आते। तो ये जो है अपनी जो है वो सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज़ कर देते हैं, वो डिटेक्टर तक पहुँचते नहीं है। तो सबसे मेन जो पीक आती है वो ए वाले की आएगी। अब यहाँ पे देखें, द इलेक्ट्रॉन लेबल्ड एज द बी कंट्रीब्यूट टू द वर्टिकल स्टेप इन द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड सिग्नल देता है एक दो जब इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन या ऑगर इलेक्ट्रॉन्स पीक्स आती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे द बैकग्राउंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C1 पीक इज शेडेड एज ऑरेंज, सिमिलर बैकग्राउंड कंट्रीब्यूटेड बाय O1s। अब यहाँ पे एक्चुअली जो है ये जो है ना बी की वजह से जो बैकग्राउंड पीक्स आती हैं, जिस तरह से ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है या ये हिस्सा है, इसे हम बैकग्राउंड पीक्स कहेंगे।
तो ये उसके अंदर आता है। इनइलास्टिक 1 या 2 टाइम जो कोलिजन होने के बाद जो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो तब वो एनालाइजर या डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन दैट कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस विदाउट एनी इनइलास्टिक कोलिजन्स विल कंट्रीब्यूट द कैरेक्टरिस्टिक फोटोइलेक्ट्रिक पीक वी यूज इन द एनालिसिस। अब ये जो पीक्स है ये इसमें जो है वो विदाउट कोई इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता, जैसे स्ट्राइक करता है लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन, फौरी तौर पे ये विदाउट स्ट्राइक जो है वो निकलती है। तो इन्हें हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और इन्हें हम लेबल कर रहे हैं ए। द सरफेस सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपीएससी डिटरमिन बाय हाउ डीप एन इलेक्ट्रॉन कैन बी जनरेटेड एंड कैन स्कीप विदाउट इनइलास्टिक स्कैटरिंग। यानी कि सरफेस जो है उसको क्या लेते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितनी डेप्थ तक जो है वो स्ट्राइक करते हैं, उससे निकलने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं कि बगैर इनइलास्टिक के वो कितनी डेप्थ से जो है उससे एस्केप हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सरफेस सेंसिटिविटी। तो बेयर लॉ डिस्क्राइब द सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेंसिटिविटी को बेयर लॉ डिस्क्राइब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सैंपल एट द डेप्थ डीपर देन डी। कोई डेप्थ है यानी कि डी डेप्थ जो है उससे ज़्यादा डेप्थ पे अगर कोई चीज़ होगी, और आई नोट जो है रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड फ्रॉम द सैंपल। यानी कि जैसे ही जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होता है आई नोड एक्सपोनेंशियल माइनस डी ओवर लैम्डा नोट। तो ये जो है इसको हम बेयर लॉ के ज़रिए जो है इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सैंपल से अमिट करती है जो कि डी से डीपर होता है। आई नोट जो है वो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड फ्रॉम द सैंपल से टोटल इलेक्ट्रॉन जितने प्रोड्यूस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द टर्म लैम्डा इसको कहते हैं एटेन्यूएशन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which will depend on the energy of the electrons and the material through which it traveling। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उससे वो ट्रैवल कर रहा है। द एटेन्यूएशन लेंथ जो है इज सिमिलर टू द इनइलास्टिक मीन्स फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या डिफाइन करते हैं कि दैट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी कैन ट्रैवल बिफोर इलास्टिकली स्कैटरिंग। यानी कि वो स्कैटर करने से पहले जो उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी जो ट्रैवल कर सकता है उसे हम लोग कहते हैं कि इनइलास्टिक उसके मेन फ्री पाथ है। बट एटेन्यूएशन लेंथ आल्सो टेक इनटू काउंट द इफेक्ट ऑफ द इलास्टिक स्कैटरिंग भी इसमें ये काउंट करता है। अ प्लॉट ऑफ द यूनिवर्सल कर्व ऑफ इनइलास्टिक मेन फ्री पाथ एज अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी शोन। यहाँ पे देखें एटेन्यूएशन लेंथ और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इधर ली जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर ली जाती है। इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अबाउट द 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज एन IMPF इन द ऑर्डर ऑफ द फ्यू नैनोमीटर्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1000 है और इसकी अगर आप वो वैल्यूज़ देखें लाइक 1000 पे तो यहाँ पे होगी, तो ये क्या है कि फ्यू नैनोमीटर जो है उसकी डेप्थ जो होती है। आमतौर पे जो है यूजिंग बेयर लॉ इट कैन शो 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द 10 डेप्थ जो है 10 नैनोमीटर या इसकी अगर इससे कम होगी तो वहाँ से 95% इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर जाते हैं। और अक्सर जो जब पेपर में रिपोर्ट किया जाता है साइट किया जाता है तो वो भी यही बताया जाता है कि 10 नैनोमीटर या लेस देन 10 नैनोमीटर डेप्थ से जो एनालिसिस किया गया। द इंफॉर्मेशन ऑफ डेप्थ कॉमनली कॉल्ड द सैम्पलिंग डेप्थ, इसे हम कहते हैं डेप्थ कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डेप्थ नॉर्मल टू द सरफेस फ्रॉम विच यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। We defined useful information 95% of the total signal। तो ये जो फिग जो शो की गई है यहाँ पे फॉर द इलेक्ट्रॉन टिपिकली एनालाइज्ड, ये इसको काइनेटिक एनर्जी को 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा पे एनालाइज किया जाता है। तो इन इलास्टिक जो कोलिजन्स है इंक्रीजेज एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जिस तरह इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है
तो वो इनइलास्टिक जो वैल्यूज़ जो है वो भी क्या करेगी, उसकी इंक्रीज करेगी। हायर द एनर्जी सोर्स जनरेट द इलेक्ट्रॉन विद द हायर काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की है, एक्सरेज की है, उतनी ज़्यादा एनर्जी के वो आगे इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू escape from the deeper within the sample। कॉमन एक्सरे सोर्स ये टेबल में बताए गए हैं, ये हम लोग देख लेंगे। एनालिसिस विद द डिफरेंट एक्सरे शो अलाउ टू द रिसर्चर टू प्रोब डिफरेंट डेप्थ विद इन द सैंपल। तो अब क्वेश्चंस क्या है, इन द अर्ली डेज ऑफ द एक्सपीएस द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेप्थ थॉट टू बी completely controlled by the inelastic scattering and the IMPF was thought to be controlling parameters। पहले यही समझा जाता था कि ये inelastic जो है उसकी वैल्यूज पे डिपेंड किया जाता है। एज द इम्पैक्ट ऑफ द इलास्टिक स्कैटरिंग वाज बेटर अंडरस्टूड, additional concept evolved including the attenuation length, mean escape depth and the information depth। IMPF is a true material parameter while other lengths depend on the specific measurement condition that can have the significant impact on the careful quantitative measurement।